के और विषय में भारत देश में अनेक प्रकार के और देशद्रोही व्यक्ति काम कर रहे हैं। आतंकवाद बढ़ रहा है। हमारे सैनिकों के ऊपर कश्मीर तरफ के वो जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जेएनयू में और जो कुछ ऐसे और छात्र हैं जो अपने देश के टुकड़े टुकड़े की वो करने के लिए नारे वहाँ पर वो लगा रहे हैं और आतंकवादियों के पक्ष के अंदर खुलकर सामने आ रहे हैं और कुछ हमारे लोग भी उनके साथ में जा रहे हैं। कृपया इस बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न की प्रतीक्षा ही थी मुझे। सुनिए, सुनने में धैर्य का परिचय दीजिए। भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई होकर मेरी बातों को मत सुनिए। थोड़ी देर के लिए दलगत राजनीति से ऊपर मस्तिष्क को करके फिर जो संदेश यहाँ से दिया जा रहा है उसे सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश नहीं है, समझ गए। मैं उदाहरण देता हूँ। शिक्षा की नीति मेकाले के द्वारा क्रियान्वित की गई, उसे राजनीतिक तंत्र अभिशाप न समझकर वरदान समझ रहा है। रक्षा की प्रणाली जिधर आपने संकेत किया वो हमारी सनातन संस्कृति के सर्वथा विरूप है, प्रतिकूल है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प जो आजकल भारत में क्रियान्वित हैं वे सनातन विज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल हैं। जब से कृषि विभाग को विकसित किया गया है आधुनिक विधा से, उसके फलस्वरूप हर 30 मिनट में, आध घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है, समझ गए। और गोरक्षा के प्रकल्प भी सनातन संस्कृति के विरूप हैं। जर्सी सांड के माध्यम से गोवंश को विकृत किया जा रहा है और गोमांस के निर्यात के द्वारा भारत अपने आप को समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहता है। यह स्वतंत्रता नहीं, अंग्रेज़ों की कुटिल कूटनीति के चपेट में आई हुई सैद्धांतिक परतंत्रता देश को प्राप्त है। इसी प्रकार सेवा के प्रकल्प और उद्योग के प्रकल्प भी हमारे अपने नहीं हैं। अधिक मैं क्या संकेत करूं, संविधान की आधारशिला ही हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप अब तक हमको प्राप्त नहीं है। तो बबूल का पेड़ बोकर कोई आम, अमरूद, अंगूर का फल चाहे संभव है, उसकी चाह की इच्छा की पूर्ति होगी। और मैं डंके की चोट से कहता हूँ, पूरा भारत क्रिश्चियन तंत्र की कूटनीति को क्रियान्वित करने वाला देश बन चुका है। चाहे केंद्रीय शासन तंत्र रहा हो या हो, प्रांतीय शासन तंत्र रहा हो या हो, अंग्रेजों की दुराभिसंधि युक्त कूटनीति को क्रियान्वित करने वाला ही स्वतंत्र भारत में अब तक का शासन तंत्र हमको सुलभ हुआ है। उदाहरण ले लीजिए, किसी भी सनातन मान बिंदु जो यज्ञ के संपादक और पृथ्वी के धारक प्राणी मात्र के पोषक हैं, विकास के नाम पर उनको विकृत, दूषित और क्षुब्ध तथा विलुप्त करने का अभियान चल रहा है। वाक्य समझ में आता है ना। एक विकास का एक हवा ऐसा दिया गया है, एक विकास ऐसा विनाशकारी शब्द हमारे सामने लाके रख दिया गया है, जिसके नाम पर, समझ गए, जैसे वीणा के तान छेड़ता है बहेलिया, चौकरी मारने में समर्थ जो मृग होता है समर्पण कर देता है, उसे फंसा लिया जाता है। समझ गया नहीं? ये नाग कहीं जा बसियो रे, मेरे पिया को मत डसियो रे, तान छेड़ देता है बहेलिया, फण को हिलाता हुआ झूमने लगता है। सर्प में जो डसने की क्षमता है वो उसकी क्षमता लुप्त हो जाती है।
एक विकास का एक हवा ऐसा दे दिया गया है, विकास कह दीजिए, हिंदू आत्मसमर्पण कर देगा उस सर्प के समान, उस मृग के समान, समझ गए, या उस हाथी के समान जिसके सामने नकली हथनी रख दी जाती है तो अपना गणित वो खो बैठता है, गणित विज्ञान, और घास पात से बने हुए कृत्रिम पुल पर भी पांव रखकर गड्ढे में गिर पड़ता है। इसी प्रकार एक विकास का राजनीतिक दलों ने हवा खड़ा किया है, उनका दोष नहीं है, ये अंग्रेजों की कूटनीति है कि जितने सनातन मान बिंदु हैं, यज्ञ के संपादक, पृथ्वी के धारक, विकास के नाम पर सबको विकृत 1, दूषित 2, क्षुब्ध 3 और विलुप्त 4 घाटी तक पहुंचा दो। मैं संकेत करता हूँ, गोभी, पृथ्वी के धारक, यज्ञ के संपादक जितने तत्व हैं वो पृथ्वी के धारक हैं। पृथ्वी चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर प्राणी हैं, जंगम प्राणी हैं, सबका पोषण करती है। गोवंश का द्रुत गति से विलोप, गोवंश की द्रुत गति से विकृति का मूल क्या है? विकास की वर्तमान परिभाषा। मनवादी कहकर सदाचार संयम संपन्न ब्राह्मणों का द्रुत गति से विलोप के मूल में विकास की नई परिभाषा। सतियों का द्रुत गति से विलोप, वेदों का द्रुत गति से विलोप, दानशीलों का द्रुत गति से विलोप, सत्यवादियों का द्रुत गति से विलोप। इसी प्रकार से जितने पृथ्वी के धारक हैं सबका द्रुत गति से विलोप क्यों हो रहा है? क्योंकि विकास को इस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है। मैं एक संकेत करता हूँ, हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और ऐसी वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। न चाहते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही किया। ताशकंद वार्ता, अपने प्राणों को हथेली पर रहकर हमारे देशभक्त योद्धा जूझते हैं, लेकिन 2 घंटे की वार्ता के ब्याज से राजनेता उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। समझ गए? वाजपेयी जी को मैंने सावधान किया था 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र की यात्रा करके, और मैंने घोषणा कर दी थी पटना में और भुवनेश्वर में पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है। हमारी बात अनसुनी की गई। 7 महीने बाद कारगिल युद्ध हुआ। जानबूझकर सैनिकों को गाजर मूली की तरह कटवाने का अभियान है। यह सार्वजनिक सभा है। मुझे जितनी बात मालूम है शायद सेनाध्यक्ष को उतनी बात न मालूम हो सीमा के संबंध में। समझ गए? मैं एक संकेत करता हूँ, माननीय दलाई लामा जी जब भारत में अतिथि के रूप में बुलाए गए, उसी समय उनके ब्याज से चीन ने अपने गुप्तचरों से, आतंकवादियों से, अराजक तत्वों से भारत की सीमा और भारत को भर दिया। साथ ही साथ आपको पठानकोट कांड मालूम है या नहीं? अभी नहीं, इससे पहले वाला। अभी तो मोदी जी के शासनकाल का अलग है, इससे पहले वाला। हमारे सैनिकों को हाथ पांव बांध करके रख दिया गया है। अत्याचार सहो, प्रतिकार बिल्कुल मत करो। यह जो लोकप्रियता का दुर्व्यसन प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के पास है, यह भारत के लिए अत्यंत अपराध है और सैनिकों को बेमौत मरवाने का षड्यंत्र है। क्यों विलंब हो रहा है? हमारे लाडले लाल सैनिकों पर अत्याचार हो रहा है। क्यों केंद्रीय शासन तुम सह रहा है? माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री होने के पहले मेरे पास 45 मिनट बैठे थे। केवल 2 वाक्य उन्होंने कहा था। मैंने उसी समय सावधान किया था। खुलकर बोल रहा हूं, सुन लो। नेहरू जी ने अंग्रेजों की प्रेरणा से जिस कृत्रिम उदारता का परिचय देकर विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर ली, वाजपेयी जी के विवश हो गए। उस ख्याति को अर्जित करने के लिए हिंदुत्व के नाम पर पद पर आकर राम जी को हिंदुत्व को अंगूठा दिखाने के लिए,
समझ गए। जो भी भारत का व्यक्ति चाहे भाजपा का ही क्यों ना हो, केंद्र में पहुंचता है हाथी के दांत खाने का और दिखाने का, और उस समय पहुंचकर वो हिंदुत्व को भूल जाता है, राम जी को भूल जाता है और देश को भूल जाता है। नेहरू जी और वाजपेयी जी से भी अधिक ख्याति प्राप्त करने के लिए सैनिकों को भी गाजर मूली की तरह कटवा देता है। और मैं एक संकेत करता हूँ, इतने आतंकवादी होते हैं, उनका कोई निश्चित वेश नहीं होता, बात ठीक है ना। उनके वाहन का कोई निश्चित रंग नहीं होता। अब तक ये सुधार नहीं हो सका। हमारे सैनिक निश्चित वेश नहीं होते हैं, उनके वाहन के निश्चित रंग ही होते हैं। आतंकवादी हमारे सैनिकों को, उनके वाहन को सुगमता पूर्वक पहचान जाते हैं और आघात कर देते हैं। बल्कि बड़ी विचित्र बात यह है, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने बुद्धिमत्ता पूर्वक, जिनको हम सैनिक कहते हैं, हथियार चलाने में समर्थ, उससे ऊपर के जितने हैं, कितने मस्तिष्क को खरीद रखा है आपको नहीं पता है। हमसे क्यों पोल पट्टी खुलवाना चाहते हैं? हमारे देश के रक्षा विभाग के मनुष्यों का मस्तिष्क पाकिस्तान और बांग्लादेश तथा चीन ने खरीद लिया है। ऐसी परिस्थिति में अगर राष्ट्रभक्ति है तो सुरक्षा विभाग की समीक्षा होनी चाहिए और सैनिकों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अंत में जो भी आपने प्रश्न किया, भारत में राजनीति के नाम पर 70 वर्षों से जो गंदगी है, उसको अगर सचमुच आप धोना चाहते हैं, मेरी 2 बातों पर ध्यान दीजिए। भाजपा भी कीर्ति प्राप्त करे, कांग्रेस भी कीर्ति प्राप्त करे, सब पार्टियां भारत के हित में काम करें। पहली बात मैं प्रश्न करता हूं, उत्तर मैं स्वयं दूंगा। कोई ऐसा राजनीतिक दल ख्याति प्राप्त भारत में बताइए जो सत्ता, लोलुपता, अदूरदर्शिता के चपेट से सचमुच में मुक्त हो। भाषा समझ में आती है? ऐसा कोई राजनीतिक दल क्रांति केंद्रीय या प्रांतीय स्तर का भारत में हो, बताइए ख्याति प्राप्त। कागज पर कोई दल हो जिसका कोई विधायक भी ना हो, पार्षद भी ना हो, बात छोड़ दीजिए। ख्याति प्राप्त केंद्रीय या प्रांतीय स्तर का कोई ऐसा राजनीतिक दल बताइए जो सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से सचमुच में मुक्त हो। कोई भी दल नहीं। और अंत में मैं संकेत करता हूँ, क्या संकेत करता हूँ? अब तो बीज का ही विलोप है। अनाज के बीज बाहर के, जिसको हमारी भूमि सहन नहीं कर पाती, गोवंश के बीज, जर्सी, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के बीज, समझ गए, विवाह में विकृति ला करके वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला हमारे बीज का विलोप हो रहा है। मैं जो 2 बिंदु कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। महाराणा प्रताप जी, मैं अभी चित्तौड़ घर से आ रहा हूं, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी, ब्राह्मण घर की लाडली प्यारी पुत्र वधू, बेटी लाडली प्यारी लक्ष्मीबाई, राजगुरु सुखदेव जी, भगत सिंह जी, इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद जी, मंगल पांडे जी आदि मनीषियों ने स्वतंत्र भारत का स्वरूप अपने मस्तिष्क में क्या संजोया था, उसका समादर करना स्वतंत्र भारत के राजनीतिक दलों और राजनेताओं का प्रथम दायित्व है या नहीं, था या नहीं? दूसरी बात क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए। 1846 तक अफगानिस्तान, जिसकी चर्चा भी चल रही है बमबारी को लेकर, जिसको गांधार भी कहते, कांधार भी कहते, उस पर शासन किनका था? पंजाब के श्री रणजीत सिंह जी का। भारत का अंग था कौन? अफगानिस्तान, काबुल या गांधार, जहाँ की लाडली प्यारी गांधारी थी। अंग्रेजों ने कूटनीति का परिचय देकर 1846 के बाद उसे भारत से पृथक किया, फिर श्रीलंका को भारत से पृथक किया, फिर बर्मा को भारत से पृथक किया, फिर 2 खंडों में पृथक से पाकिस्तान बनाया। समझ गए? तो हिंदू मुसलमान के आधार पर पाकिस्तान बनाए गए।
देश के विभाजन के बाद सुलभ स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए था और शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए था। एक महाराणा प्रताप इत्यादि के मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का स्वरूप क्या था, दूसरा विभाजन के बाद का भारत कैसा होना चाहिए था। इन दोनों बिंदुओं में जिसकी आस्था हो वही राजनेता और राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत हो, तब सेनाओं की दुर्गति का अंत होगा। अन्यथा ये सुरक्षा के नाम पर, शांति के नाम पर गाजर मूली की तरह कटवा देंगे। इनके घर के बेटे कहाँ हैं? जितने मंत्री हैं इनके घर के बेटे सैनिक हो ना, तब मालूम पड़े ना, समझ गए ना। ये जितने मंत्री हैं अगर विवाहित हैं, नहीं है तो भतीजा को रखो, बेटे को रखो, पोते को रखो, तब मालूम पड़े कि सैनिकों की क्या दुर्गति होती है। और मैं संकेत कर दूं, अंग्रेज पदाधिकारी जो ऊंचे होते थे, गन चलाने वाले जो भारतीय परंपरा के व्यक्ति होते थे, उनको गंदे नाले का कीड़ा समझते थे। मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं सीमा पर जाता हूँ, समझ गए। ऊंचे स्तर के जितने पदाधिकारी सेना विभाग में हैं, एक्सेप्शन अपवाद को छोड़ दीजिए, सचमुच में जो राष्ट्र के लिए जलने के लिए, गलने के लिए, घायल होने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं, उनको गंदे नाले के कीड़े के समान देखते हैं। एक पदाधिकारी ने जब गोली चलाने की आज्ञा नहीं दी पठानकोट का, तब जाके कुपित होकर व्यक्ति ने उसके हाथ काट दिए। तुम हमारे हाथ काटे हुए हो, देश की सुरक्षा का प्रश्न है, तुम पाकिस्तान के एजेंट बन के बने हो। मैं एक संकेत करता हूँ, परमाणु विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हमारा भारत का सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट में आए हुए राजनेता और राजनीतिक दलों के कारण कोई विभाग सुरक्षित नहीं है, जिसकी जानकारी यहाँ के मंत्रियों की अपेक्षा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, रूस, अमेरिका को न प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में देश को पुनः संगठित करने की और सनातन संविधान के अनुसार, विधा के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। सैनिकों को लेकर मेरे हृदय में अपार अपनत्व है, मैं रोता भी हूँ। आज भी कह रहा था कि सैनिकों के साथ अत्याचार करने वाले राजनेताओं सावधान। देखिए हमारे यहाँ की युद्ध प्रणाली, ये तो राजस्थान है या नहीं। अगर रावण मोर्चे पर था तो राम जी अपनी कुटिया में बैठे होते थे, वो भी युद्ध के मोर्चे पर होते थे। ये धर्म युद्ध है, समझ गए। सेनाध्यक्ष कोई लड़ता है जाकर के, रक्षा मंत्री लड़ते हैं जाकर के, इनके बेटे लड़ते हैं जाकर के। हमारे यहाँ युद्ध की परंपरा क्या है? दुर्योधन मोर्चे पर था, आतताइयों का पक्षधर तो युधिष्ठिर भी मोर्चे पर थे। ये हमारे यहाँ है। ऐसी स्थिति में सैनिकों की वेदना तो तब हो जब रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सेनाध्यक्ष वहां मोर्चे पर बैठे हुए हों, कम से कम, समझ गए। और प्रधानमंत्री जो भी हो, मैंने वाजपेयी जी का नाम लेकर मोदी जी को सावधान किया था, चाहे अडवाणी जी हों, चाहे सुषमा जी हों। भाजपा के जितने ऊंचे नेता हैं, अभी उतने ऊंचे आदित्यनाथ योगी नहीं हो पाए हैं। उनके मस्तिष्क में है कि नेहरू जी ने जो विश्व शांति की कृत्रिम घोषणा करके ख्याति प्राप्त की, उससे ज्यादा ख्याति मेरी हो। इस दुर्भावना के कारण, ख्याति प्राप्त की वासना के कारण वे अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह नहीं कर पाते। एक एक भाजपा के, कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए, उसके तो संस्थापक ही कौन थे? अंग्रेज थे। यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा जब मैं जयपुर आया था, महाराज भाजपा को बड़े कोसते हैं लोग, बाबा लोग भी कोसने लगे हैं। मैंने कहा सुनो, तुम लाडली प्यारी हो, तुम्हारी माता भी मेरे पास आती थी। तुम जब बचपन में थी तब मैं ग्वालियर में प्रवचन कर रहा था, नीचे कुर्सी पर बैठ के माता के साथ प्रवचन तुम सुन चुकी हो। सावधान हो के सुनो, भाजपा के संस्थापक ह्यूम नहीं है, कोई हिंदू है। भाजपा का ध्वज भगवा है। भाजपा धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, गंगा के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर, अब विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है।
कांग्रेस को, सपा को, बसपा को कोई टोके या न टोके, तुमको तो टोकना ही टोकना है, तो टोकना उचित है। हिंदुत्व का नाम लेना छोड़ दो, राम जी का नाम लेना छोड़ दो, गाय का नाम लेना छोड़ दो, गंगा का नाम लेना छोड़ दो और भाजपा सुन लो। अगर मुलायम सिंह ने शासन किया, नाभि से लेकर सिर तक इतने इतने पीतल की गोली से राम भक्तों को भुनवा कर शासन किया न इतने वर्षों तक, बेटे सहित राम भक्तों को मरवा कर सपा ने शासन किया है। स्वयं मुलायम सिंह जी का यह वचन है। अगर हमने राम भक्तों को, निरपराध भक्तों को, जिसमें उनकी बिरादरी के भी भक्त थे, राम भक्त उनकी बिरादरी के भी थे, मरवाया ना होता तो मुसलमान सज्जनों का अनुग्रह प्राप्त करके इतने वर्षों तक शासन नहीं करता। ये रह गई बात सपा की। अब भाजपा सुन ले। अडवाणी जी ने राम जी के नाम पर रथ यात्रा न निकाली होती, मुझसे मार्गदर्शन तो क्या कहें, प्रेरणा लेकर स्वामी वामदेव जी महाराज खड़े न हुए होते तो 2 सांसद केवल थे भाजपा के। बहुमत से केंद्र में भाजपा नहीं आती, राम जी के नाम पर भाजपा आई। और राम नाम का चमत्कार आपको मालूम है, वाजपेयी जी ने पहली बार 13 दिन शासन किया था या नहीं? 13 क्या चीज है जी? श्री राम जय राम, इसमें 13 अक्षर है या नहीं? राम जी का नाम लिया तो 13 दिनों तक शासन किया, नाम के बल पर किया। मोदी जी सुन ले, मैंने जाके देखा है, वैसे नहीं बोलता हूं, मैंने जाके देखा है गोधरा कांड और डब्बे को, कार सेवक जो जला दिए गए उनके वस्त्रों को, उनको हड्डियों को जाकर हमने देखा है, प्राणों को हथेली पर लेकर। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक, वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। अगर अब भाजपा भी कहती है कि मस्जिद जरूर बने तो राष्ट्र को धोखा है, धोखा है, धोखा। समझ गए? इसलिए जानबूझकर षड्यंत्र क्या दे रहे हैं। और अभी अब सुन लीजिए पूर्व रक्षा मंत्री का वक्तव्य, मुझ पे क्या दबाव डाला गया। गोवा के मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया या नहीं? सीमा को लेकर मुझ पे दबाव डाला गया, आदि वक्तव्य है या नहीं? क्या शांति दूत बनना चाहते? सबसे पहले कहिए वे अराजक हैं, आतंकवादी हैं, राष्ट्रभक्त सैनिकों को मारने का प्रयास करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का अभियान करते हैं। वो भारत को छोड़े, उनको भून दिया जाए, आतंकवादी घोषित कर दिया। ठीक है, और कोई प्रश्न? 10-15 मिनट।